परफेक्शन आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं अरविंद पांडे और जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रीलिम्स 69 बीपीएससी प्रीलिम्स यानी पीटी जो है आपका एग्ज़ाम प्रस्तावित है और उसकी तैयारी मुझे लगता है आप लोग ज़ोरों शोरों से कर रहे होंगे। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इंडियन इकॉनमी के पूरे सेगमेंट में एक सेगमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और वो सेगमेंट है इकोनॉमिक सर्वे और बजट। जब इकोनॉमिक सर्वे और बजट की बात होती है तो इकोनॉमिक सर्वे और बजट आपको तैयार करना होगा दो स्तर पर, एक यूनियन बजट, यूनियन इकोनॉमिक सर्वे और दूसरा बिहार बजट और बिहार इकोनॉमिक सर्वे। अगर आप ये दोनों ही सर्वेक्षण और दोनों ही बजट अगर आप प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपके अपने एग्ज़ाम में एक अच्छा खासा नंबर ऑफ द क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। हम लोग आज के सेशन से शुरू कर रहे हैं बिहार जो है इकोनॉमिक सर्वे से संबंधित लगभग 60 प्लस क्वेश्चन, जो क्वेश्चंस पूरा करने के बाद आपके एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस अगर वो फ्रेम करते हैं तो उनको बहुत ही ईजिली आप सॉल्व कर लेंगे। तो उसी सीरीज़ में जो है हम लोग शुरू कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ही दिख रहा होगा और ये क्वेश्चन है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण के संदर्भ में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है और सही कथनों का चयन करना है। और स्टेटमेंट आपके दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। तो पहला स्टेटमेंट हम लोग देखते हैं क्या है। यह रिपोर्ट मुख्यमंत्री विधानसभा में पेश करता है। हम सबको पता है कि विधानसभा में मुख्यमंत्री की रिपोर्ट नहीं होती है, इस रिपोर्ट को प्रस्तुत किया जाता है वित्त मंत्री के द्वारा। तो इस हिसाब से जो है ये जो ऑप्शन है वो पूरी तरीके से रॉन्ग ऑप्शन है। आर्थिक सर्वेक्षण एलपीजी रिफॉर्म के बाद से शुरू किया गया। दरअसल बिहार का इकोनॉमिक सर्वे जो है जब इस बार प्रस्तुत हुआ है तो यह जो है 17वां सर्वेक्षण था, 17th जो है सर्वेक्षण था और इस सर्वेक्षण को वित्त मंत्री के द्वारा टोटल 14 भाग में प्रस्तुत किया गया है। कितने भाग में प्रस्तुत किया गया? 14 भाग में प्रस्तुत किया गया और ये जो है 17th था। तो 17th की जब बात करेंगे तो एलपीजी रिफॉर्म तो 1991 का है। तो 1991 से अगर आप 2021 की बात करेंगे तो शायद आपको लगभग 30 साल से ज़्यादा का बड़ा गैप आपको दिखाई दे देगा। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। आर्थिक सर्वेक्षण एलपीजी रिफॉर्म के बाद से शुरू किया गया, ये स्टेटमेंट भी गलत है, यानी दोनों स्टेटमेंट गलत है। तो सही कथन का चयन करिए तो ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2, दोनों ही जो है आपके ऑप्शन क्या है पूरी तरीके से गलत है। इनमें से कोई भी स्टेटमेंट जो है वह सही स्टेटमेंट नहीं है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और क्वेश्चन है 7 निश्चय योजना से। 7 निश्चय योजना से प्रश्न काफ़ी बनते रहे हैं, प्रीवियस ईयर में कई बार क्वेश्चन यहाँ से बना है। 7 निश्चय योजना किस राज्य से संबंधित है? तो मुझे लगता है ये तो आप डंके की चोट पर आंसर करके चले आएंगे, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं आएगा। तो 7 निश्चय योजना का जो संबंध है वो किससे है? बिहार से है। अभी तो 7 निश्चय 1 तो बीत चुका है। अभी सरकार का जो नया मोटो है, जो नया टारगेट है वो 7 निश्चय 2 का है, जिसमें सरकार 7 पिलर के माध्यम से राज्य में समावेशी विकास को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से कार्य करती है। ये जो 7 निश्चय है वो 7 पिलर के तौर पर या 7 पिलर के जैसे बिहार में कार्य करते हैं। ये 7 क्षेत्रों में अलग अलग क्षेत्रों को के विकास दर को टारगेट करते हुए कार्य किया जाता है। 7 निश्चय यहाँ पर 7 निश्चय 1 की बात हो रही है और पूछा जा रहा है आपसे कि 7 निश्चय योजना 1 में निम्न में से कौन सा शामिल है? तो शामिल कौन कौन सा है? हर घर बिजली, ये 7 निश्चय 1 का भाग था। हर घर नल का जल, ये भी 7 निश्चय का भाग था। अवसर बढ़ें आगे बढ़ें, ये भी 7 निश्चय का भाग था। लिंग समानता और भेदभाव से दूर जो है यह 7 निश्चय का भाग नहीं है। 7 निश्चय योजना भाग 1 में भी जो टोटल पिलर हैं वो कितने पिलर हैं? 7 पिलर हैं। उसमें से आपको 1, 2 और 3 पिलर यहाँ पर दिख रहे हैं। 4 पिलर अन्य कौन से हैं? इसको प्लीज़ कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि 4 अन्य कौन से पिलर हैं। तो 1, 2 और 4 सही है और तीसरा वाला जो स्टेटमेंट है गलत है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। 1, 2 और 4 सही है, तीसरा आंसर इस क्वेश्चन का गलत है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य की वित्त वर्ष 2021-22 में स्थित मूल्य पर कितनी है? अच्छा, बिहार राज्य का वित्त वर्ष 2021-22 में स्थिर मूल्य पर समृद्धि दर दरअसल पूछ रहे हैं ये। थोड़ा सा इसमें कुछ मिसिंग है। समृद्धि दर की बात की जा रही है और समृद्धि दर कौन से वर्ष की? 2021 और 22 की समृद्धि दर की बात की जा रही है। तो बिहार जैसे इकोनॉमिक सर्वे की आप बात करेंगे तो बिहार इकोनॉमिक सर्वे में सबसे पहले लाइन यही बताया गया है कि बिहार की जो इकॉनमी है वो 10.98% की आर्थिक समृद्धि दर हासिल किया है 2021-22 में और यह समृद्धि हासिल करने वाला भारत में
तीसरा राज्य जो है वह बिहार है। यानी हमारी जो पोजीशन है वो टॉप 5 में है, हम तीसरे स्टेट पर हैं या तीसरे पोजीशन पर हैं। पहली पोजीशन पर जो स्टेट है वो है आंध्र प्रदेश है, और आंध्र प्रदेश का जो इकोनॉमिक्स सर्वे 21-22 के अनुसार जो ग्रोथ रेट है वो है 11.40% है। दूसरे स्थान पर अगर हम बात करें तो दूसरे स्थान पर जो स्टेट है वो है आपका राजस्थान, और राजस्थान का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है 21-22 में 11.04 है। और तीसरे स्थान पर आपको जो है दिखाई देगा बिहार, जिसका जो है ग्रोथ रेट है 10.98%, यानी 10.98% के साथ बिहार जो है तीसरे स्थान पर रैंक करता है। तो 21-22 में ये आर्थिक समृद्धि की दर हम लोगों ने बात कर लिया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथन पर बिहार राज्य के संदर्भ में विचार करना है और फिर आपको बताना है कि इसमें सही कथन कौन सा है, करेक्ट आंसर जो है या करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट हम लोग रीड करते हैं। पहला स्टेटमेंट है निवल राज्य घरेलू उत्पाद, यानी यहाँ पर बात हो रही है NSDP की बात हो रही है, यानी नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात हो रही है। और ये पूछा जा रहा है कि वर्तमान मूल्य पर 6,14,431 करोड़ रुपए है। तो ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। जो NSDP है वो है आपका 6,14,431 करोड़ है, ये बिल्कुल सही आंसर है। दूसरा स्टेटमेंट है बिहार राज्य हाल ही में उच्च आय वाला राज्य बन गया है। बिहार जो है पहले भी और आज भी जो है उच्च आय वाला राज्य अभी नहीं बना है। अगर प्रति व्यक्ति के आय के लिहाज से भी अगर देखें तो प्रति व्यक्ति आय में भी बिहार का प्रदर्शन देश के सभी राज्यों में सबसे निचले स्तर पर है। तो ये स्टेटमेंट जो है ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू नहीं है, सही नहीं है, गलत है। ये उच्च आय वाला नहीं, आज भी बिहार निम्न आय वाला राज्य बना हुआ है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही स्टेटमेंट है और इसके अनुसार आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कह रहा है कि केवल एक सही है और दूसरा जो स्टेटमेंट है वह है गलत स्टेटमेंट है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और आपको यहाँ पर सही विकल्प को चुनना है। तो ही विकल्प दिए हैं और इन दोनों विकल्पों में आपको सही विकल्प क्या होगा इसे आपको चुनना है। तो प्राथमिक क्षेत्र में बिहार राज्य में पशुधन और मत्स्याखेट एवं जल कृषि है, ये जल कृषि का योगदान सर्वाधिक है। तो अगर हम बात करें प्राथमिक क्षेत्र में जो पशुधन है और जो मत्स्याखेट है, इसका जो आर्थिक इसका जो योगदान है वो है आपका 6.7% के आसपास है, जो सर्वाधिक है। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर है। यानी प्राथमिक क्षेत्र में बिहार राज्य में पशुधन और मत्स्याखेट का योगदान सर्वाधिक है और ये कितना परसेंट है, 6.7% के आसपास है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही आंसर है, सही स्टेटमेंट है। दूसरा ऑप्शन है सकल घरेलू राज्य उत्पाद में, यानी कि बात हो रही है यहाँ पर GSDP की बात हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है GSDP की बात हो रही है, में खनन एवं उत्खनन, ये 2 पॉइंट हैं, हमें ध्यान से देखना है इसको। खनन एवं उत्खनन की वृद्धि वित्त वर्ष 21-22 में सबसे कम रही है, ये स्टेटमेंट गलत है ना। ये सबसे कम नहीं रही है, सबसे अधिक रहा है। ये छोटा सा यहाँ पर चेंज कर दिया और आंसर में आप जो है गलत कर सकते हैं। तो सबसे अधिक रही है और सबसे अधिक लगभग, तो ये लगभग 9% के आसपास केवल खनन और उत्खनन में वृद्धि दर देखा गया है GSDP के अंतर्गत। क्लियर बात। तो पहला आंसर जो है जल कृषि का योगदान सर्वाधिक है, तो पहला आंसर बिल्कुल जो है करेक्ट आंसर है। और दूसरा जो है सबसे कम लिखा है जबकि सबसे अधिक है, तो ये दूसरा आंसर गलत हो गया। तो पहला केवल सही है, यानी कि केवल एक सही है। ऑप्शन नंबर 1 या ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार करें और आपको सही विकल्प का चयन करना है। जो सही विकल्प है उसको आपको चुनना है और गलत विकल्प को छोड़ देना है। तो पहला आपका ऑप्शन है, प्राथमिक क्षेत्र का जो हिस्सा है वर्ष 20-21 की तुलना में 21-22 में बढ़त है, यानी 20-21 की तुलना में 21-22 में जो प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा है वो अधिक है, ऐसा ये क्वेश्चन में कह रहे हैं। तो ये तुलना हम तब कर पाएंगे जब हमको दोनों का या दोनों वर्षों के आंकड़े हमको पता होंगे। तो 2020-21 में जो प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र की जो हिस्सेदारी रही है वो 21.4% रही है। कितनी परसेंट रही है, 21.4% रही है।
और वहीं 21-22 में जो ये डेटा रहा वो 21.2% रहा है, यानी जीएसडीपी में प्राथमिक क्षेत्र की हिस्सेदारी 21-22 के सर्वेक्षण में 21.2% रहा, जो पिछले वर्ष 21.4% रहा। तो 20-21 की तुलना में 21-22 में बढ़त नहीं है। बढ़त की जगह अगर कमी होता तो बिल्कुल ये सही आंसर होता, लेकिन यहाँ पर बढ़त लिखा हुआ है, इसलिए ये आंसर क्या हो गया, ये स्टेटमेंट पहला वाला गलत हो गया। दूसरा वाला ऑप्शन देखते हैं हम लोग। तृतीय क्षेत्र का जो हिस्सा है वर्ष 2020-21 की तुलना में 21-22 में घटा है। तो 20-21 में अगर हम बात करें तो लगभग तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी लगभग 59% के आसपास थी, और वहीं पर अगर हम लोग जो है बात करें 21-22 में तो ये लगभग 60.7% का ग्रोथ रेट आपको 60.7% का जो कंट्रीब्यूशन है वो आप तृतीय क्षेत्र में देख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये ऑप्शन जो है ये पूरी तरीके से घटा है, यहाँ पर घटने की बात कर रहे हैं, जबकि तृतीय क्षेत्र में बढ़ोतरी हुई है पिछले वर्ष की तुलना में। तो ये आंसर भी गलत हो गया, यानी पहला दूसरा दोनों ही गलत है। तो इसके अनुसार ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7 का। आई थिंक ये सारी बातें क्लियर हो रही होंगी। ये थोड़ा सा एनालिटिकल टाइप के क्वेश्चंस हैं, और ऐसे क्वेश्चंस के पूछे जाने की संभावना आपकी परीक्षाओं में ज़्यादा होते हैं। वो डायरेक्टली कभी नहीं पूछेंगे आपसे आपकी परीक्षा के अनुसार कि सर बताओ कि तृतीय क्षेत्र में हिस्सेदारी जीएसडीपी में कितनी है 21-22 में सर्वे के अनुसार। जब भी ये प्रश्न पूछेंगे तो किसी न किसी क्षेत्र, किसी न किसी सेक्टर से आपको लिंक करके या कंपैरिजन करते हुए एक कंपैरेटिव एनालिसिस आपसे एग्जाम में पूछा जाता है या पूछा जाएगा। इसके साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2021-22 में बिहार राज्य सरकार के व्यय के संदर्भ में निम्न कथन पर विचार करना है, और आपको ये जरूर पढ़ना है कि सही विकल्प चुनना है कि गलत विकल्प चुनना है। अगर सही विकल्प चुनना है तो हमारी नज़र सही की तरफ होगा, और गलत विकल्प होगा तो हमारी नज़र गलत की तरफ होगा। तो सही विकल्प क्या क्या होगा, जरा ऑप्शन पढ़ते हैं हम लोग। सरकार की कुल व्यय में राजस्व अधिक है, और दूसरा है राजस्व, राज्य सरकार का कुल व्यय 1.93 लाख करोड़ था। तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, कि जो राज्य सरकार का कुल व्यय था वो बजट का साइज ही था 1.93 लाख करोड़ रुपए था। अब इस 1.93 लाख करोड़ में कह रहे हैं कि कुल व्यय में राजस्व व्यय अधिक था। तो हम लोगों ने बिहार सरकार के बजट का नेचर देखा हुआ है कि जो राजस्व कुल व्यय में जो राजस्व व्यय की जो हिस्सेदारी है वो है 1.59 लाख करोड़ के आसपास, और कुछ 33,000 करोड़ के आसपास ही जो है जो व्यय है वो पूंजीगत व्यय है। तो ऑब्वियस सी बात है कुछ 33,000 करोड़ के समथिंग पूंजीगत व्यय है और 1.59 लाख करोड़ के आसपास राजस्व व्यय है। तो इस अनुमान के अनुसार राजस्व सरकार के कुल व्यय में राजस्व व्यय क्या हो रहा है, अधिक नहीं बहुत अधिक, आप कहेंगे कि बहुत अधिक प्रतिशत है जो है पूंजीगत व्यय की तुलना में राजस्व जो व्यय है। तो ये ऑप्शन ए भी करेक्ट हो गया, ऑप्शन 2 भी करेक्ट हो गया रिगार्डिंग दिस। ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों ही सही है। इसके अनुसार ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन रहा है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों ही आंसर सही हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी मद पूंजीगत व्यय में शामिल होती है। तो पूंजीगत व्यय, दो प्रकार के व्यय हम लोग जानते हैं, एक राजस्व व्यय और एक पूंजीगत व्यय। राजस्व व्यय में वे व्यय आते हैं जो पूरे सरकारी तंत्र को चलाने के लिए सरकार पैसे खर्च करती है, जैसे सैलरी हो गया, पेंशन हो गया, ब्याज के भुगतान पर हो गया, स्कॉलरशिप हो गया। तो ये जो सरकार के खर्चे होते हैं वो राजस्व व्यय में आते हैं। लेकिन पूंजीगत व्यय वह व्यय होता है जिन व्यय से इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण होता है, निवेश का कार्य होता है और पूंजी निर्माण का कार्य होता है। तो पूंजीगत व्यय यहाँ पूछा जा रहा है, तो निवेश आई थिंक पूंजीगत व्यय का पार्ट होगा, और सही विकल्प आपको चुनना है तो निवेश पूंजीगत व्यय का पार्ट होगा, ऋण का भुगतान पूंजीगत व्यय का पार्ट होगा, और शेयरों की जो खरीद होगी ये भी पूंजीगत व्यय का पार्ट होगा। अगर हम बात करें ऋण अदायगी, दरअसल यहाँ पर ऋण अदायगी ये गलत स्टेटमेंट है। यहाँ पर जो सही स्टेटमेंट होना चाहिए दिस विल बी ब्याज अदायगी, ये ब्याज अदायगी स्टेटमेंट ही सही आंसर होगा। तो ये ब्याज अदायगी को छोड़ करके बाकी 1, 2 और 4 जो है ना वो सारे के सारे क्या हैं, पूंजीगत व्यय हैं। और जो ब्याज का अदायगी होता है वो केंद्र हो या राज्य सरकार का ब्याज अदायगी हमेशा ही राजस्व व्यय का भाग होता है। तो ये जो ब्याज अदायगी होगा इसको छोड़कर 1, 2, 4 सही है। तो इसके अनुसार आपको सही विकल्प चुनना है, तो 1, 2, 4 जिसमें होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मद राजस्व व्यय में शामिल नहीं है। अब राजस्व व्यय में शामिल नहीं है तो यहाँ पर कोई एक ऐसा पॉइंट होगा या एक कोई पॉइंट है जिसमें राजस्व व्यय में नहीं होगा, बाकी सारे राजस्व व्यय में होंगे, यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में होंगे। तो आप सबको पता है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में वेतन आता है, क्लियर है ना। अच्छा, क्या पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सा मद राजस्व व्यय में शामिल नहीं है। तो वेतन जो है राजस्व व्यय में आएगा, वेरी गुड। छात्रवृत्ति जो होगा, स्कॉलरशिप, ये राजस्व व्यय में आएगा। ब्याज की अदायगी जो है ये भी राजस्व व्यय में आएगा। ऋण का वितरण ये राजस्व व्यय में नहीं आएगा। ये ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या होगा, पूरा करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर होगा। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न कथन पर विचार कीजिए बिहार राज्य सरकार के राजस्व के संदर्भ में। यानी बिहार सरकार के राजस्व के संदर्भ में आपको विचार करना है और आपको सही कथनों पर ही विचार करना है। तो सबसे पहले बात करें 2021-22 में गत वर्ष की अपेक्षा यानी 20-21 की तुलना में राजस्व लेखों में प्राप्ति में कमी आई है। कमी नहीं आई है, राजस्व आय में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। सरकार के द्वारा टैक्स कलेक्शन भी बढ़े हैं और इस आधार पर जो राजस्व व्यय है, राजस्व जो लेखे हैं उसमें वृद्धि आई है। यहाँ पर ये गलत स्टेटमेंट कह रहे हैं, ये ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। राजस्व घाटे में बढ़ोतरी हुई है। राजस्व घाटा वर्तमान में यानी 21-22 के अनुसार जो है वो 422 करोड़ के आसपास है। यानी कि जो वर्तमान में या 21-22 के अनुसार जो राजस्व घाटा है वो आपका है 422 करोड़ के आसपास, और यही 20-21 में लगभग 11,000 करोड़ के आसपास रहा है। तो 11,000 करोड़ और 422 करोड़ में आप देखेंगे बढ़ोतरी नहीं हुई है, कमी हुई है। यानी ये स्टेटमेंट भी गलत स्टेटमेंट हो गया। यानी ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 दोनों ही सही कथन नहीं है। तो ऑप्शन क्या होगा, ए बी सी डी। अच्छा, सी आंसर सही होगा, 1 और 2 दोनों ही क्या है, गलत ऑप्शन है। क्योंकि राजस्व घाटे में बढ़ोतरी की जगह राजस्व घाटे में कमी हुई है। और दूसरी बात, 2021-22 की गत वर्ष की तुलना में राजस्व लेखों में वृद्धि हुई है, न कि राजस्व लेखों में राजस्व प्राप्तियों में कमी आई है। तो 11th क्वेश्चन हो गया। बढ़ते हैं इसके साथ 12th क्वेश्चन पर, और निम्न में से पढ़ते हैं 12th क्वेश्चन पर। और 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा कर राजस्व प्राप्तियों में शामिल है। कर राजस्व का मतलब क्या होगा कि सरकार की जो राजस्व की प्राप्तियां हैं वो 2 पार्ट में बटा होता है, एक कर से मिलने वाली आय और एक गैर कर से मिलने वाली आय। तो आप साफ साफ देख सकते हैं, आय कर से प्राप्त आय है, संपत्ति कर तो ये कर से प्राप्त राजस्व है। लेकिन सार्वजनिक उपक्रमों से प्राप्त लाभ किसी प्रकार का कर तो होता नहीं है। तो ये आंसर जो है राजस्व कर प्राप्तियों में नहीं है, और ये पहला और दूसरा ऑप्शन कर राजस्व प्राप्तियों में होगा, है ना, पहला और दूसरा ऑप्शन। तो सही विकल्प का चयन पूछा जा रहा है कर राजस्व में, तो 1 और 2 ऑप्शन जिसमें होगा वो करेक्ट आंसर होगा। यानी ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा, क्योंकि ये दोनों ही कर राजस्व प्राप्तियां हैं और ये गैर कर से प्राप्त जो है राजस्व आय है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए, सेम टू सेम क्वेश्चन पूछ दिया, फिर से वही रिपीटेड है, यानी वाइस वर्सा क्वेश्चन है। गैर कर राजस्व प्राप्तियों में शामिल कौन सी मद नहीं है। यानी यहाँ पर गैर कर राजस्व, यानी कि 4 ऑप्शन में से एक जो है गैर कर दिया हुआ है और बाकी सब कर से प्राप्त आय दिया हुआ है। तो गैर कर राजस्व प्राप्तियों में शामिल कौन सी मद नहीं है, उपक्रमों से प्राप्त लाभ, ये तो गैर कर से है। सरकार को प्राप्त अनुदान गैर कर है, यानी नॉन टैक्स इनकम है। और जुर्माने से प्राप्त होने वाली प्राप्तियां, ये भी आपका नॉन टैक्स इनकम होगा। तो आंसर क्या होगा आपका, मनोरंजन कर। ये जो है दरअसल कर होता है, ये गैर कर, नॉन टैक्स नहीं होता है, ये टैक्स इनकम होता है, मनोरंजन कर। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और आपको सही विकल्प जो है आपको ढूंढ के निकालना है। 2 विकल्प आपके समक्ष हैं। बिहार राज्य सरकार का वर्ष 2020-21 के मुकाबले 21-22 में प्राथमिक घाटा बढ़ा है, यानी जो प्राइमरी डेफिसिट है वह जो है बढ़ा है। तो हमें जानना होगा कि 2020-21 में प्राथमिक घाटा कितना रहा। तो बिहार सरकार का जो 20-21 में प्राथमिक घाटा रहा वो लगभग आपका रहा है 17,344 करोड़ के आसपास। कितना करोड़ रहा है, लगभग 17,344 करोड़ के आसपास। वहीं पर 21-22 में 11,729 रहा है, 11,729 करोड़ जो है घाटा रहा है।
तो आप देख सकते हैं घाटा बढ़ा है 17,000 से 11,729। ये बढ़ना नहीं बता रहा है, ये बता रहा है कि जो प्राथमिक घाटा है वह घटा है। पहले पिछले वर्ष में 17,000 करोड़ के आसपास था और अभी 11,000 करोड़ के आसपास प्राथमिक घाटा है। तो ये बढ़ने की बात नहीं है, यहाँ तो घटा है। तो ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल गलत आंसर हो गया, यानी गलत स्टेटमेंट हो गया। हम राजकोषीय घाटे की अगर समीक्षा करें तो देख सकते हैं राजकोषीय घाटा 20-21 की तुलना में वर्ष 21-22 में घटा है। तो राजकोषीय घाटे की बात करें तो हमें जानना होगा राजकोषीय घाटा कितना है। तो 20-21 में लगभग 29,000 करोड़ के आसपास लगभग ये आंकड़े रहे हैं, और 21-22 में आपका 25,551 करोड़ के आसपास जो है वो राजकोषीय घाटा रहा है। और ये आपके राज्य के जीडीपी का कितना परसेंट आएगा? 3.8%। तो आप देखेंगे कि राजकोषीय घाटा पहले ज़्यादा रहा और 21-22 में अगर हम तुलना करेंगे तो ये क्या हुआ है, इसकी ये कम हुआ है, और ये कम हुआ है, ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही बता रहा है ये। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। और इसके अनुसार हम जो है अगर सही आंसर ढूंढने को निकलें तो हमको ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है, जो कह रहा है कि केवल 2 सही है। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, केवल 2 ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्राथमिक घाटे के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन है सही है, आपको विचार करना है और विचार में आपको बताना कि कौन सा सही विकल्प है। तो प्राथमिक घाटे को निकालने के लिए हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा होगा कि हमको पहले राजकोषीय घाटा निकालना होता है, और राजकोषीय घाटे में वर्तमान वर्ष के कर्जों पर जो ब्याज का भुगतान है जब उसको हम घटा देते हैं या इसको एक्सक्लूड कर देते हैं राजकोषीय घाटे से, तो क्या बन जाता है? प्राथमिक घाटा। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट हो गया। दूसरा ऑप्शन, प्राथमिक घाटे में को निकालने के लिए जो कुल अर्जित राजस्व है, यानी अर्जित कुल जो सरकार का रेवेन्यू है उसमें से ब्याज भुगतान को छोड़ करके किए गए जितने व्यय हैं अगर उसमें हम शामिल कर लें तो क्या बन जाता है? प्राथमिक घाटा बन जाता है। यानी प्राथमिक घाटा को निकालने के लिए जो दोनों फार्मूले दिए हैं ये पूरी तरीके से सही फार्मूले हैं, यानी 1 और 2 दोनों ही सही है। इसका मतलब होगा कि हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन। यहाँ तक सारी बातें क्लियर हो रही हैं आप सभी लोगों को? तो बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन है राजकोषीय घाटे की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब, यानी राजकोषीय घाटे के बारे में ये पूछा जा रहा है आपसे। तो पहला ऑप्शन आपके पास सरकार, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है केवल, सरकार का खर्च उसकी आय से अगर कम हो, यानी सरकार का जो है आय है इनकम वह ज़्यादा हो और सरकार का खर्च क्या है? कम है। तो ऐसी स्थिति में तो बजट जो है सरप्लस का हो जाता है और यहाँ पर घाटे जैसी कोई समस्या है ही नहीं, अगर सरकार की आय जो है ज़्यादा हो और व्यय क्या हो? कम हो। दूसरा ऑप्शन देखें हम लोग, तो सरकार का जो खर्च है उसकी आय से ज़्यादा है या अधिक है। तो आप जो है ये दूसरी स्थिति जो है वो दरअसल घाटे की स्थिति को बताता है, और इस घाटे को हम कौन सा घाटा कहते हैं? राजकोषीय घाटा कहते हैं। यानी जब सरकार का जो है कुल व्यय और आय से अधिक हो जाए तो ऐसी स्थिति जो है सरकार के बजट में घाटे की स्थिति उत्पन्न करती है, और उसे हम लोग राजकोषीय घाटा के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। सरकार का खर्च अगर उसकी आय से अधिक है तो वह राजकोषीय घाटे की स्थिति होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है राजकोषीय घाटे से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए, और यहाँ पर फार्मूला दिया है और पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही कथन है। तो सबसे पहला ऑप्शन हम लोग रीड करते हैं। राजकोषीय घाटा लिखा हुआ है कि सरकार का जो कुल व्यय है, यानी सरकार का जो टोटल एक्सपेंडिचर है, जब उस कुल व्यय में से सरकार की कुल आय को हम क्या करते हैं? सरकार की कुल आय को घटा देते हैं तो क्या बन जाता है? राजकोषीय घाटा बन जाता है। तो ये बिल्कुल सही है। अभी हम लोगों ने इसके पहले वाले क्वेश्चन में बात किया, जब सरकार का जो कुल व्यय है अगर उस व्यय में से आय को घटा दे तो जो कुल अमाउंट होगा या कुल जो टर्म होगा वो राजकोषीय घाटे के नाम से जाना जाएगा। वही दूसरा ऑप्शन है, एक वित्तीय वर्ष में सरकार की कुल उधारी बराबर राजकोषीय घाटा। ये दोनों ही बातें लगभग सेम हैं, या आप यूँ कह लें सरकार के कुल व्यय और आय का अंतर, और ये जो अंतर होता है वो अंतर दरअसल सरकार उधार के माध्यम से पूरा करती है। तो जब अंतर उधार के माध्यम से पूरा करती है तो जो उधार होगा वह सरकार के राजकोषीय घाटे के टर्म में जाना जाएगा कि नहीं जाना जाएगा। तो ये ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन 2 भी सही है, यानी उपरोक्त में से सही कथन की पहचान करें तो 1 और 2 दोनों ही कथन सही है। यानी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जो कह रहा है कि 1 और 2 दोनों ही स्टेटमेंट जो है सही है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न
कथनों पर बिहार राज्य के संदर्भ में विचार करना है आपको। और ये विचार करना है कि केंद्र से राज्य को सकल वित्तीय अंतरण 1,29,486 करोड़ रुपए वित्त वर्ष 21-22 में प्राप्त हुआ है। तो केंद्र सरकार से राज्य सरकार को यानी बिहार राज्य सरकार की बात यहाँ पर की जा रही है। जो ग्रॉस वित्तीय अंतरण हुआ है, जो रेमिटेंस प्राप्त हुआ है, वो 1,29,486 करोड़ प्राप्त हुआ है। और ये बिल्कुल स्टेटमेंट क्या है, सही स्टेटमेंट है। बात करें अगर दूसरे स्टेटमेंट के बारे में, तो कह रहे हैं कि सकल वित्तीय अंतरण में जो सहायता अनुदान है का अनुपात ऋण के अनुपात से कम था। अब ये हम तभी जान पाएंगे जब हमें सहायता अनुदान और ऋण के अनुपात का अमाउंट हमें पता हो। तो ये जो टोटल 1,29,486 करोड़ है, इस टोटल अमाउंट में यानी इस कुल अंतरण में केंद्रीय करों में जो राज्य की हिस्सेदारी रही है लगभग वो 91 जो है करोड़ के आसपास रही है, 91 करोड़ के आसपास रही है। 1,29,000 में 91 करोड़ जो है वह हिस्सेदारी है जो केंद्रीय करों में बिहार राज्य की जो हिस्सेदारी है। अब अगर हम बात करें बाकी अमाउंट की बात करें, तो जो सहायता अनुदान मिला है, सहायता अनुदान की बात करें तो 28,606 करोड़ रुपए सहायता अनुदान है। और वहीं जो ऋण अनुपात है, ऋण का अनुपात है आपका 8,527 करोड़ रुपए है। तो आप देखेंगे कि सहायता अनुदान 28,000 और ऋण अनुपात 8,527। तो आप यहाँ अनुमान लगा सकते हैं कि 28,000 ज़्यादा है 8,527 से। यानी कि यहाँ पर देखेंगे सकल वित्तीय अंतरण में सहायता अनुदान का अनुपात ऋण के अनुपात से कम था। मुझे लग रहा है ये एकदम क्लियर हो गया होगा आपको कि सहायता अनुदान का अनुपात अधिक है ऋण के अनुपात से, कम नहीं है, अधिक है। चूँकि ये सहायता अनुदान 28,606 है और आपका जो ऋण का अनुपात है 8,527 है। तो ये तो गलत स्टेटमेंट, यहाँ पर अगर अधिक रहता तो ये स्टेटमेंट सही हो जाता। इसका मतलब केवल पहला ऑप्शन ही जो है इस क्वेश्चन का सही है। 18 का केवल एक सही है और केवल एक सही जो है जिस आंसर में आपको मिल जाएगा, जिस कूट में आपको मिलेगा, वो ऑप्शन नंबर डी होगा। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न बिहार के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। और प्रश्न है, गत 5 वर्षों के दौरान कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्रों की वृद्धि दर लगभग 15% रही है। तो बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2023 के अनुसार अगर हम बात करें तो सर्वे में साफ साफ लिखा हुआ है कि 2017 से लेकर के और 2022 तक, यानी कि पिछले 5 वर्षों में जो कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र का जो ग्रोथ रेट रहा है वो लगभग रहा है 5% औसत वृद्धि दर रही है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं 15% की बात की जा रही है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, पूरी तरीके से गलत है। बढ़ेंगे इसमें अगले स्टेटमेंट की तरफ। और अगला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इसमें फसल क्षेत्र का योगदान लगभग 11% है। हालांकि जो फसल क्षेत्र का योगदान है वो 11.1% है, लेकिन यहाँ पर लगभग कह रहे हैं 11%। तो ये ऑलमोस्ट आपका जो है क्या हो गया, सही हो गया लगभग, यानी 0.1 को अगर हम लगभग में लिख लें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें फसल क्षेत्र का योगदान यानी कि कृषि एवं सहवर्ती जो क्षेत्र है, इसमें फसल क्षेत्र का योगदान 2021-22 के दौरान कितना परसेंट रहा है, 11.1% रहा है। वहीं पर अगर हम बात करें पशुधन, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो पशुधन का योगदान कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र में कितना परसेंट रहा है, लगभग 6.6% रहा है। तो ये ऑप्शन 2 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है और केवल 2 सही है। तो ऑप्शन नंबर बी, इस कूट को हम लोग जो है सही टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। यानी क्वेश्चन नंबर 19 का बी ऑप्शन सही है, जो ये कहता है कि केवल जो है दूसरा जो है स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट गलत है। बिकॉज ये 15% की वृद्धि की बात कर रहे हैं और वास्तव में जो वृद्धि हुई है वो कितना परसेंट हुआ है, केवल 5% हुआ है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 20 है और सकल राज्यगत मूल्य वर्धन यानी GSVA की बात कर रहे हैं। और GSVA के अंतर्गत पूछा जा रहा है, इससे संबंधित कथनों पर आपको विचार करना है और आपको इसमें से सही विकल्प जो है आपको खोजने हैं, सही विकल्प आपको निकालना है। तो GSVA की बात करें तो सबसे पहला स्टेटमेंट पढ़िएगा, कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र में वित्त वर्ष 21-22 में इसका हिस्सा लगभग 20% तक था।
अब कृषि एवं सवर्ती क्षेत्र की बात करें या किसी भी कंट्री या किसी भी स्टेट के जीएसबीए की बात करें तो जीएसबीए के टोटल 3 क्षेत्रक होते हैं, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक। प्राथमिक क्षेत्रक जो होंगे कृषि एवं सवर्ती क्षेत्र होगा, द्वितीयक क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र होगा जिसमें निर्माण और विनिर्माण की प्रक्रिया शामिल होती है, और तृतीयक जो क्षेत्र होगा उसका संबंध हम सब जानते हैं सेवा क्षेत्र से संबंधित है। तो कृषि एवं सवर्ती क्षेत्र का 2021-22 में जो ग्रोथ रेट रहा है, अच्छा हिस्सा पूछा जा रहा है, तो जो हिस्सा रहा है वो हिस्सा रहा है 21.2% के आसपास रहा है। तो 21.2% हिस्सा है और यहाँ पर लगभग 20% कह रहे हैं, लगभग में ज़्यादा ही अंतर है। अगर ये लगभग 21% कहते तो शायद ये सही आंसर होता। तो ये आंसर जो है, ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से क्या हो गया, गलत हो गया। तो पहले प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा जीएसबीए में 21.2% है। द्वितीयक क्षेत्र का और तृतीयक क्षेत्र की क्या हिस्सेदारी है, इसको आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। बढ़ते हैं दूसरे स्टेटमेंट की तरफ। इसमें केवल प्रथम और द्वितीय क्षेत्र की गणना शामिल होती है। अब आप मुझे बताइए जीएसबीए में क्या प्रथम और द्वितीय क्षेत्र की ही गणना शामिल होती है क्या तृतीय क्षेत्र शामिल नहीं होता है क्या? यानी ये स्टेटमेंट जो है क्या है, पूरी तरीके से गलत है। 1 और 2 दोनों ही गलत हैं और 1, 2 दोनों गलत। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल आपका सही कूट होगा उपरोक्त प्रश्न के अनुसार। आई थिंक ये आपको सारी बातें क्लियर हो रही होंगी। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपना कोई डाउट पूछ सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 है, बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति में शामिल चिन्हित केंद्रीय उत्पाद में कौन कौन सा है? तो जो बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति है, इस नीति के अंतर्गत मुख्य रूप से 7 जो है फसलों को या 7 उत्पादों को चिन्हित किया गया है। उन 7 उत्पादों में पहला उत्पाद मखाना है, दूसरा उत्पाद फल है, तीसरा उत्पाद सब्जियां हैं, चौथा उत्पाद मक्का है, 5वां जो उत्पाद है वो है औषधीय पौधे हैं, 6वां जो उत्पाद है वो आपका शहद है और जो 7वां उत्पाद है वो आपका चाय है। तो टोटल 7 जो है क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है और इनमें जो है 4 ऑप्शन जो है आपके एकदम साफ साफ दिए हुए हैं। तो 1, 2, 3, 4 चारों ही ऑप्शन सही है और चारों ही ऑप्शन का जो सही कोड बन रहा है वो ऑप्शन नंबर डी बन रहा है। तो बात करें बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति की बात अगर हम लोग करते हैं तो इस नीति के अंतर्गत इन 7 फसलों को मुख्य रूप से चिन्हित किया गया है और इन फसलों के उत्पादन करने में अगर कोई भी जो है व्यक्तिगत निवेशक है तो इन व्यक्तिगत निवेशकों को सरकार के द्वारा लगभग 13% के आसपास क्या दी जाती है, सब्सिडी दी जाती है। और वहीं पर बात करें अगर कोई ऐसी कंपनी जो इन उत्पादों या इन कृषिगत वस्तुओं का उत्पादन का कार्य कर रही है तो उसे जो सब्सिडी सरकार के द्वारा दी जाती है इस नीति के अंतर्गत वो कितना परसेंट है, 25%। तो बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति के अंतर्गत आपको याद रखना है कुल 7 जो है उत्पादों को चिन्हित किया गया है। इसमें 7 उत्पाद ये आपको दिए हुए हैं और इसके अलावा जो है कोई भी व्यक्तिगत जो निवेशक है उसको कृषिगत उत्पाद में निवेश करने पर 13% की सब्सिडी और कोई कंपनी अगर निवेश करती है तो उसको 25% का जो है सब्सिडी सरकार के द्वारा उपलब्ध है। तो इस क्वेश्चन के अनुसार जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बिहार राज्य सरकार द्वारा जैविक कॉरिडोर योजना का कार्यकाल कितना है? तो जैविक कॉरिडोर योजना का जो कार्यकाल है वो है आपका 2022 से 2025 है। ये 5 साल का जैविक कॉरिडोर योजना है। इस 5 साल के इस कंप्लीट योजना के अंतर्गत बिहार सरकार के द्वारा 20,000 एकड़ ज़मीन के अंतर्गत यानी 20,000 से अधिक का जो क्षेत्र है 20,000 एकड़ से अधिक का जो क्षेत्र है वह इस जैविक कॉरिडोर के अंतर्गत क्या किया जाएगा, शामिल किया जाएगा। और इसके अंतर्गत जो चिन्हित ज़िले हैं वो ज़िले कितने हैं, 13 ज़िलों में जैविक कॉरिडोर को जो है बिहार सरकार के द्वारा जो गंगा से सटे ज़िले हैं उनमें इस पूरे कॉरिडोर को डेवलप कर रही है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी होगा। 2022 से 25 तक का ये कॉरिडोर योजना चलाई जा रही है। लगभग 13 जिलों में ये केंद्रित है और आने वाले समयों में इनको 13 जिलों से बढ़ा करके अन्य जिलों में भी इनका विस्तार किया जाएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य में उद्यम क्षेत्र में कारखानों की संख्या गत वर्ष 18-19 से 19-20 में कितना प्रतिशत बढ़ा है?
तो उद्यम क्षेत्र में कारखानों की संख्या में कुछ खास बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली है। जो सही आंसर है आपका वो 0.3% है, यानी कि बिहार राज्य में 0.3% का उद्यम क्षेत्र में कारखानों की संख्या पिछले 1 वर्षों में यानी 18-19 और 19-20 के फाइनेंशियल ईयर में बढ़ोतरी देखने को मिली है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कर लागत पर शुद्ध मूल्यवर्धित ग्रॉस वैल्यू एडेड, यहाँ पर जो है GSVA ही है, ग्रॉस वैल्यू एडेड की गणना का सूत्र क्या है। तो एक बात याद रखिएगा कि जब शुद्ध पूछा जाता है ना, नेट पूछा जाता है, सॉरी GSVA नहीं है, NSVA है, नेट पूछा जा रहा है, तो हमेशा ही हम लोग नेचुरल इनकम में पढ़ते हैं कि जब भी ग्रॉस से नेट में कन्वर्ट करना हो तो ग्रॉस में से केवल एक ही चीज़ घटता है और उसको हम कहते हैं डेप्रिसिएशन, मूल्यह्रास कहते हैं। यानी ग्रॉस में से जब डेप्रिसिएशन घटाएंगे तो क्या निकलेगा, नेट निकलेगा। और यहाँ पर आपको नेट ही निकालना है, शुद्ध निकालना है। इसका मतलब डेप्रिसिएशन जिस भी ऑप्शन में घटा होगा आई थिंक वो आपका सही आंसर होगा। अब यहाँ देखेंगे बिक्री प्लस स्टॉक में परिवर्तन प्लस मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य, डेप्रिसिएशन की कहीं बात ही नहीं की गई है, ऑप्शन बिल्कुल सही नहीं है। फिर यहाँ पर बात करेंगे शुद्ध तो निकाला गया है लेकिन कहीं भी डेप्रिसिएशन की बात यहाँ पर नहीं की गई है। अब दूसरा ऑप्शन देखेंगे तो शुद्ध मूल्यवर्धित अगर आपको निकालना है तो बिक्री प्लस स्टॉक में परिवर्तन प्लस माइनस मध्यवर्ती वस्तुओं को के मूल्य को निकाल लिया जाता है। और इसके बाद जो है जो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर को हटाया जाएगा और जो है जो मूल्यह्रास है इसे घटा दिया जाएगा, तो आपका क्या निकल जाएगा, शुद्ध मूल्यवर्धित मूल्य आपको मिल जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बिहार और औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2022 के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है, आपको विचार करना है। सही विकल्प का ही आपको चयन करना है। 2 ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं। पहला ऑप्शन है ये नीति औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 को प्रतिस्थापित करेगी। यानी यह जो बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2022 है, यह 2016 में जो नीति आई थी उसी नीति की जगह पर इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो ये बिल्कुल सही आंसर है। इस नीति को अनाउंसमेंट होने के बाद ही साफ कह दिया गया था कि यह 2016 की नीति को ही प्रतिस्थापित करेगी। तो पहला ऑप्शन तो एकदम करेक्ट आंसर है। दूसरा ऑप्शन है इस नीति में बुनकर और क्षेत्रगत मूल्य श्रृंखला को प्रोत्साहित किया गया है, प्रोत्साहन दिया गया है। ऑप्शन नंबर 2 भी सही है, क्योंकि बिहार औद्योगिक निवेश नीति के अंतर्गत जो कपड़ा उद्योग है और जो चमड़ा उद्योग है उन्हीं को प्रमोट करने के लिए या उनके क्षेत्रों को विस्तार के लिए ही इस योजना का पूरा ताना बाना जो है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बुना गया है। तो ये दोनों ही ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही आंसर है, सही स्टेटमेंट है। और 1, 2 जहाँ पर सही होगा हम लोग सही इसको टिक कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर सी जो है, जो कूट है वो ये कह रहा है कि 1 और 2 दोनों ही सही हैं। और इसी के साथ हम लोग 25th क्वेश्चन के आगे बढ़ेंगे और बढ़ेंगे हम लोग 26th क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्न कथनों पर विचार करिए। भारत दुनिया में चर्म परिधान का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश है। बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। चर्म परिधान में बिहार की बात करें अगर, भारत की बात करें तो चर्म परिधान में सबसे बड़ा एक्सपोर्टर कंट्री है इंडिया। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहे हैं, वर्ष 2019-20 की तुलना में वर्ष 2020-21 में जूता, चमड़ा एवं चमड़ा उत्पाद का जो निर्यात है वह क्या हुआ है, बढ़ा है। तो ऑप्शन नंबर, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें अगर, तो 2019-20 की तुलना में 20-21 में जूता एवं चमड़ा उत्पाद का जो निर्यात है वो बढ़ा नहीं है, जबकि क्या हुआ है, घटा है। पहले 2019-20 में लगभग 5 अरब डॉलर के आसपास का जो है निर्यात था, जो 20-21 में घट करके लगभग केवल 3 अरब डॉलर के आसपास ही केवल निर्यात रह गया है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, हालांकि पहला स्टेटमेंट पूरी तरीके से सही स्टेटमेंट है। और इसी के साथ बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ, लेकिन इस कूट के अनुसार हम लोग सही आंसर लगाते हैं, केवल एक सही है। यानी ऑप्शन नंबर ए का जो कूट है वो बिल्कुल इस प्रश्न के स्टेटमेंट के अनुसार सही बैठता है। और इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं 26 क्वेश्चन के बाद अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज अच्छा ये जो गैप हुआ 27-28 का, उसमें गैप में आप परेशान ना होइएगा, चूँकि वो क्वेश्चन रिपीटेड था उसलिए जो है इसलिए उसको हमको स्किप करना पड़ा। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना कब शुरू किया गया? तो दीनदयाल ग्रामीण कौशल विकास योजना की शुरुआत 25 सितंबर 2014 को किया गया था। 25 सितंबर 2014 को दीनदयाल उपाध्याय का 98th एनिवर्सरी था, बर्थ एनिवर्सरी था। और इस 98
बर्थ एनिवर्सरी पर दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना की शुरुआत की गई। और इस योजना के अंतर्गत जो है, इस योजना के अंतर्गत लगभग 18 से 35 वर्ष के बीच में जो युवा हैं, जो खास करके जो ग्रामीण युवा हैं, उनके कौशल विकास की बात की जाती है, उनके स्किल डेवलपमेंट का कार्य इस योजना के अंतर्गत कराया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना का शुरुआत कब हुआ था? हाँ, थोड़ा सा क्वेश्चन एक दो रिपीट हो गया है, तो हम लोगों ने अभी आंसर पढ़ा है, दैट इज़ 25 सितंबर 2014 में इस योजना की शुरुआत की गई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बिहार राज्य के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राज्य ने 2021-22 में परिवहन एवं संचार में 20% की वृद्धि दर हासिल की है। और दूसरा स्टेटमेंट है, बिहार परिवहन एवं संचार में देश में वृद्धि की तुलना में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज करने वाला जो है वह राज्य है। तो ये पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, इन दोनों ही ऑप्शन में जो आपका करेक्ट आंसर होगा, वो करेक्ट आंसर क्या होगा? राज्य ने 21-22 में परिवहन एवं संचार में 20% की वृद्धि दर हासिल की है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। और अगर हम बात करें एयर ट्रैफिक की बात करें, वायु परिवहन की बात करें, तो वायु परिवहन में भी जो बढ़ोतरी हुई है वो 54.4% के आसपास बढ़ोतरी हुई है ना। तो ये डेटा भी याद रखिएगा, जो एयर ट्रैफिक है वो भी बढ़ा है, 54.4% के आसपास एयर ट्रैफिक में वृद्धि हुई है और 20.4% की वृद्धि परिवहन एवं संचार में वृद्धि हुई है। इसके अलावा दूसरा स्टेटमेंट, बिहार परिवहन एवं संचार में देश में जो वृद्धि की तुलना में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज करने वाला राज्य है, यानी देश में जो परिवहन एवं संचार में जो प्रतिशत वृद्धि है उससे अधिक वृद्धि जो है बिहार राज्य ने जो है दर्ज करी है। तो ऑप्शन नंबर 2 भी इस क्वेश्चन का सही है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी जो होगा ना, वो जो है इस प्रश्न के अनुसार सही कोट होगा।